गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम लेसन 5 पढ़ रहे थे बच्चों, मापन। बच्चों हम मापन में क्रियाकलाप 4 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम आवश्यक सामग्री में सेंटीमीटर ग्राफ पेपर लिए थे, एक पत्ती, पेंसिल, स्केल, है ना। जो पत्ती है हमें उन्हें क्या करना है, ग्राफ पेपर में रख कर उनको जो उनका सीमा रेखा है ना, सतह कितने सतह पे फैली हुई है, उन्हें हमें मापना है। यहाँ पर हम ग्राफ पेपर लिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा बच्चों अच्छे से, है ना। तो इन ग्राफ पेपर में जब हम पत्ती को रखते हैं, ठीक है, और इन पत्तियों के आकार को आप देख रहे हैं, जो वर्गाकार जो है वर्ग, है ना, जो आधे में होते हैं उन वर्ग को हम नहीं गिनते हैं। जैसे कि ये देखो, ये पूरे वर्ग को नहीं कंप्लीट हुआ है, आधा है, तो इसे हम काउंट करेंगे, इसे हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो वर्गाकार को आधा ये कवर किया है, ये भी, है ना। तो इस प्रकार से जो वर्ग कंप्लीट नहीं किए हैं, आधा है, इसे हम काउंट कर लेंगे अलग से। तो हम देखेंगे पूर्ण वर्गों की संख्या कितना है, 33 है। हम पूर्ण वर्ग, जैसे कि ये अंदर वाले जो हैं ये पूर्ण वर्ग हैं, तो पूर्ण वर्गों की संख्या को हम गिन लेते हैं। आधा या आधे से अधिक वर्गों की संख्या, तो आधे, ये जो आधा वर्ग है इनको हम अलग से काउंट करेंगे, इन्हें हम काउंट कर लेंगे, तो ये कितना है, 15 है। इन्हें हम काउंट कर लिए। अब क्या करेंगे, कुल वर्गों की संख्या देखेंगे, जो पूर्ण वर्गों की संख्या और जो आधा या आधे से जो अधिक वर्गों की संख्या उनको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने पर कितना आएगा, 48। यही क्या है, पत्ती का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है ना, 48, 48, ठीक है। तो यहाँ पत्ती का क्षेत्रफल लगभग 48 वर्ग सेंटीमीटर आता है। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से ये ग्राफ पेपर में हम और भी वस्तुओं को रखकर उनका जो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर हम निकाल सकते हैं। देखिए, देख सकते हैं, इस विधि से नियमित आकार की वस्तुओं जैसे गिलास की वृत्तीय पेंदी का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और अपने परिणाम की जांच सूत्र द्वारा क्षेत्रफल की गणना करके कीजिए। तो हम जो गिलास की वृत्तीय पेंदी होती है ना, उनका क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं इसी विधि के द्वारा। अब हम आज जो पढ़ेंगे बच्चों वो क्या है, 5.3 घनत्व। हम घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो घनत्व से क्या तात्पर्य है बच्चों, तो घनत्व किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, है ना। देखिए, दिए हुए चित्र 5.6 को ध्यानपूर्वक देखिए। आप पाएंगे कि पहले चित्र में पेड़ पास पास लगे हैं, जबकि दूसरे चित्र में पेड़ दूर दूर लगे हैं। यहाँ आप लोग डायग्राम देख सकते हैं बच्चों, 5.6, जिसमें पहला जो चित्र है हमारा क नंबर का, है ना। इसमें हम देखेंगे जो पेड़ लगे हुए हैं बहुत पास पास लगे हुए हैं, घने, है ना। और दूसरे में विरेल वन, विरेल मतलब कि दूर दूर लगे हुए हैं, है ना। और जो पास पास लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सघन वन। और जो दूर दूर थोड़े होते हैं उसे हम विरले वन कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहला घना है, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पेड़ों की संख्या ज़्यादा है। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में कण भी समान दूरी पर नहीं होते हैं। किसी के कण पास पास तथा किसी के दूर दूर होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी पदार्थों के इकाई आयतन में कणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। इन कणों के द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव्यमान मतलब भार, वजन, है ना। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व को कैपिटल D से दर्शाते हैं तथा इसका SI मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। यदि किसी वस्तु का आयतन V और द्रव्यमान m है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, है ना। D = m/v, ठीक है।
तो बच्चों क्या होता है, जो हमारा घनत्व है वो द्रव्यमान और आयतन के बराबर होता है, ठीक है, जिसे हम घनत्व कहते हैं। और घनत्व को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल डी से, और द्रव्यमान को कैपिटल एम से, और आयतन को कैपिटल वी से, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों क्रियाकलाप 5, है ना। क्रियाकलाप 5 में हम आवश्यक सामग्री लेंगे। विभिन्न पदार्थों से बने समान आकृति व आकार के 4 अलग अलग गुटके। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये अलग अलग पदार्थ के गुटके हैं, एक लकड़ी का, एक लोहे का, एक एल्युमिनियम का और एक रबर का, ठीक है। ये समान आकार के हैं पर ये अलग अलग पदार्थों के बने हैं, है ना। हाथ में लेकर अथवा किसी, एक मिनट, विभिन्न पदार्थों से बने समान आकृति व आकार के 4 अलग अलग गुटके मान लीजिए। ये गुटके क्रमशः रबर, लोहा, एल्युमिनियम तथा लकड़ी के बने हुए हैं। इन गुटकों को अपने हाथ में लेकर अथवा किसी दंड तुला की सहायता से इनके द्रव्यमानों की तुलना कीजिए, है ना। इनके द्रव्यमान मतलब इनके भार की तुलना करेंगे कि इसका वजन कितना वजन है और इसका वजन कितना है, कहने का मतलब कि किसका ज़्यादा वजन है, किसका कम वजन है ना। क्या इनके द्रव्यमान समान है, तो हम देखेंगे बच्चों, जब दंड तुला से हम इसके द्रव्यमानों को मापते हैं तो ये समान द्रव्यमान, इनके जो भार होते हैं वो समान नहीं होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं। इनके द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप देखेंगे कि लोहे के गुटके का द्रव्यमान सबसे अधिक है ना। जो लोहे का गुटका होता है, इनके द्रव्यमान मतलब भार सबसे अधिक होता है। किसके अपेक्षा, लकड़ी, एल्युमिनियम और रबर की अपेक्षा लोहा का जो भार होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है। अतः लोहे का घनत्व एल्युमिनियम से अधिक है ना। लोहे का जो घनत्व है ना, वो किससे अधिक है, एल्युमिनियम से अधिक है। इसलिए 5.7, चित्र 5.7, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे में पदार्थ की मात्रा 1 घन सेंटीमीटर एल्युमिनियम में पदार्थ की मात्रा से अधिक है ना। कितना अधिक है, 1 घन सेंटीमीटर। अर्थात एल्युमिनियम की अपेक्षा लोहे में पदार्थ की सघनता अधिक है ना। सघनता मतलब आप लोग जानते हैं, जो इनके कण होते हैं, है ना। लोहे के पदार्थ जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत सघन होते हैं, है ना। सघन मतलब आप लोग समझते हैं घना, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं वन, बहुत पास पास पेड़ लगे हुए हैं, तो हम बहुत पास पास घने रूप में जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। उसी प्रकार से ये लोहे के गुटके के जो कण हैं बहुत पास पास हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो इन्हें हम सघन कहते हैं, ठीक है। तो जो लोहे के पदार्थ की सघनता क्या है, अधिक है। इसी प्रकार से बच्चों हम देखेंगे एल्युमिनियम को रबर से कंपेयर करके देखेंगे तो क्या होगा, जो एल्युमिनियम है इसकी वजन रबर की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि इनके जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, सघन होते हैं, किसकी अपेक्षा, रबर के। इसी प्रकार हम लकड़ी को देखेंगे, लकड़ी के गुटके क्या होते हैं, ये रबर से भी हल्के होते हैं, है ना। इनमें क्या होता है, इनके जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, है ना, सघन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इनका भार देखेंगे सबसे हल्का होता है, लोहे से भी, एल्युमिनियम से भी और रबर से भी। तो इस प्रकार हम दंड तुला में जब भार को द्रव्यमानों की तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि किनके कण बहुत पास पास होते हैं और उनके जो भार होते हैं उनमें क्या भिन्नताएं होती हैं, वो सब हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 6 में आवश्यक सामग्री में हम समान आयतन के 3 बोतल लेते हैं, ठीक है। समान आयतन के 3 बोतलें पानी, मिट्टी का तेल तथा ग्लिसरीन लेंगे, है ना। समान आयतन की 3 बोतल लेकर दंड तुला में तौलिए। इनमें क्रमशः पानी, मिट्टी का तेल तथा ग्लिसरीन भर कर बारी बारी से दंड तुला में
तौलिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3 बोतलें लेंगे और एक बोतल में पानी भर देंगे, एक बोतल में मिट्टी का तेल भर देंगे और एक बोतल में हम ग्लिसरीन भरेंगे। ठीक है। अब हम जो तीनों भरे हुए बोतल होते हैं उन्हें बारी बारी दंड तुला में तौलेंगे। ठीक है। तो समान आयतन वाले द्रव्यों के द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब आप पता कीजिए कि समान आयतन के बावजूद किसका द्रव्यमान अधिक है, या यूँ कहें कि किसका घनत्व अधिक है। तो बच्चों जब हम दंड तुला में नापते हैं तो ये सभी क्या है, द्रव है। पानी भी द्रव है, मिट्टी का तेल भी द्रव है, ग्लिसरीन भी द्रव है ना, तीनों द्रव हैं। और जो हम बोतलें लिए हैं वो भी समान आयतन के हैं, है ना। पर जब हम ये तीनों को दंड तुला में नापते हैं तो ये इनकी जो भार होती हैं वो अलग अलग होती हैं, है ना, क्योंकि इनके जो द्रव्यमान होते हैं, है ना, जो द्रवों के कण होते हैं वो किसी की सघनता घनत्व अधिक होती है और किसी की कम होती है। हम देखेंगे इन्हें, ग्लिसरीन है इसकी सबसे अधिक होती है द्रव्यमान में। अगर हम देखेंगे तो सबसे अधिक भार किसकी है, ग्लिसरीन की है ना। फिर उसके बाद हमारा जो पानी की है, और जो मिट्टी का तेल है इसका जो भार है सबसे कम होता है। यहाँ सारणी 5.7 में कुछ सामान्य पदार्थों के घनत्व दिए गए हैं बच्चों। इसमें हम पदार्थ देखेंगे सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, जल और मिट्टी का तेल। ठीक है। यहाँ पर घनत्व किलोग्राम घन मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर पदार्थ दिया हुआ है चांदी, लोहा, ग्लिसरीन, बर्फ और कार्क। ठीक है। यहाँ पर घनत्व दिया हुआ है किलोग्राम घन मीटर। ठीक है। अब हम देखेंगे जो सोना है इनकी घनत्व कितना है, 19,300। तांबा का 8,900। एल्यूमिनियम का 2,740। जल का 1,000 और मिट्टी का तेल का 800। तो क्या है, ये मिट्टी का तेल सबसे, जो इनके घनत्व होते हैं सबसे कम होते हैं, और जल का घनत्व मिट्टी के तेल से अधिक होता है, और जल से एल्यूमिनियम का घनत्व अधिक होता है, एल्यूमिनियम से तांबा का घनत्व अधिक होता है, और तांबा से सोना का घनत्व सबसे अधिक होता है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे चांदी का कितना होता है, 1,500। लोहे का 7,600। ग्लिसरीन का 1,300 यानी 1,300, है ना। और बर्फ का 920 और कार्क का 200। कार्क में से आप लोग सभी जानते हैं जो बोतलों के मुंह पे जो मान लो उसको पैक करना होता है, बंद करना होता है, जो रबर का होता है कार्क, है ना। तो कार्क देखेंगे हम, जो रबर का बना हुआ होता है उनका जो घन मीटर जो घनत्व होता है वो 200 होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर तो सबसे अधिक किसका है, चांदी का घनत्व होता है। फिर चांदी से कम होता है किसका, लोहे का, और लोहे से कम ग्लिसरीन का, और फिर उसके बाद बर्फ का, और कार्क का सबसे कम। बढ़ते क्रम में हम देखेंगे तो कार्क से अधिक किसका है, बर्फ का, बर्फ से अधिक ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन से अधिक लोहे का, और फिर उसके बाद सबसे अधिक घनत्व चांदी का होता है। किसी पदार्थ का घनत्व 19,300 किलोग्राम घन मीटर है। इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ के एक घन मीटर का द्रव्यमान 19,300 किलोग्राम है। ठीक है। किसी पदार्थ का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन मीटर प्रति सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है। इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ के एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 2.5 ग्राम होगा, है ना, जिसका घनत्व, यदि हम घनत्व को देखेंगे किसी भी पदार्थ का 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा, तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ का जो एक घन सेंटीमीटर का जो द्रव्यमान होगा, मतलब भार होगा, वो भी कितना होगा, 2.5 ग्राम होगा, है ना। इसी प्रकार हम देखेंगे 5.4 मापन की शुद्धता। ठीक है। मापन की शुद्धता विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के युग में परिशुद्ध तथा यथार्थ मापन की नितांत आवश्यकता है। इंजीनियरिंग तथा वैज्ञानिक कार्यों में महंगी वस्तुओं की खरीदारी में हमें
परिशुद्ध एवं यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं जो विज्ञान एवं तथा प्रौद्योगिकी के युग में हम देखते हैं परिशुद्ध तथा यथार्थ। यथार्थ मतलब होता है सही, सही मापन की नितांत की आवश्यकता हमें होती है ना। जैसे इंजीनियरिंग होते हैं, जो वैज्ञानिक कार्यों में महंगी वस्तुओं की खरीदारी में हमें क्या परिशुद्ध एवं यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम कोई भी जो महंगी वस्तु लेने जाते हैं बच्चों, तो उसमें परिशुद्ध मतलब वो उसका जो मापन है उसमें कोई भी गलती ना हो, शुद्ध हो, और यथार्थ मतलब एकदम सही मापन की आवश्यकता हमें होती है। वैज्ञानिकों तथा औषधि निर्माताओं के लिए भी रसायनों तथा औषधियों के द्रव्यमान को यथार्थता से मापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लैब में कोई भी जैसे लैब में कोई भी कार्य करते हैं बच्चों, है ना, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम जो रासायनिक पदार्थ लेते हैं, है ना, और जो केमिकल, मान लो हमें किसी भी केमिकल बनाना है तो हमें सही सही माप करना पड़ता है। ठीक है, तो सही सही मापन करके हम पदार्थ लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, सही रिजल्ट आता है। यदि हम पदार्थों को लेने में सही मापन से नहीं लेंगे तो हमारा रिजल्ट भी सही नहीं आता है। इसलिए हमें जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें सही सही यथार्थता जो मापन होता है उसकी आवश्यकता होती है। और जो औषधि निर्माताओं जो औषधि का निर्माण करते हैं, है ना, उनके लिए भी रसायनों तथा औषधियों के जो द्रव्यमान होते हैं वो भी यथार्थता से मापने की आवश्यकता होती है। जो हम टेबलेट खाते हैं बच्चों, जो हम सिरप लेते हैं, है ना, तो वो सब यथार्थता मापन के दौरान ही बना होता है। उनमें सभी पदार्थों को सही सही माप करके सभी का जो मापन होता है, सभी का जो भी पदार्थ हम मिलाते हैं उनका जो माप होता है, सही सही माप कर कितना हमें लेना है उतनी क्वांटिटी में हम लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टेबलेट है, जो सिरप आते हैं, है ना, उनकी क्वांटिटी एक समान होती है और उनमें जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं वो उनका जो क्वांटिटी होता है वो एक समान होता है। तो इसके लिए सही सही मापन की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर एवं दूरसंचार पद्धति, विद्युत संयंत्रों, रॉकेट, ऑटोमोबाइल उद्योग तथा जल एकत्र करने वाले बांधों को बनाने तथा उचित रूप से चलाने के लिए हमें विभिन्न घटकों के आकार के बारे में परिशुद्ध एवं यथार्थ सूचना प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, किसी भवन में दरवाजे, खिड़कियों को बनाने में किसी यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, जैसे दूरसंचार, ठीक है, मान लो हम मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर हम देखें तो ये सभी जो विद्युत संयंत्र होते हैं या रॉकेट, ऑटोमोबाइल उद्योग, है ना, या फिर जल एकत्र करने वाले बांधों को, है ना, ये सब जो बनते हैं ये इनका जो मापन किया जाता है सही सही माप के द्वारा इन्हें बनाया जाता है। इनके आकार के बारे में परिशुद्ध एवं यथार्थ सूचना प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। और जैसे हम जो बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं, है ना, तो उनके दरवाजे का सही माप होना बहुत आवश्यक है ना, तभी फिट बैठेगा जो हमारा दरवाज़ा है उसमें। खिड़कियाँ, है ना, खिड़कियों को बनाने में भी यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। आजकल किसी मशीन के विभिन्न पुर्जों का उत्पादन अलग अलग जगहों पर किया जाता है ना। यदि इन पुर्जों का निर्माण करते समय मापन परिशुद्धता पूर्वक व यथार्थता पूर्वक न किया जाए तो इन पुर्जों को मशीन में ठीक प्रकार से फिट करना संभव नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो जितने भी मशीन बनते हैं बच्चों, क्या किया जाता है, उनका जो मापन होता है ना, मान लो परिशुद्धता पूर्वक जो उनका भार है, उनका जो आकार है ना, वो सही होना चाहिए, उनका जो वजन है वो भी समान होना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको परिशुद्धता पूर्वक मापा जाता है। ठीक है, सही सही मापा जाता है, तभी वो क्या होगा, फिट बैठेगा। इसी प्रकार हम देखेंगे
मापन में शुद्धता मापक उपकरण पर निर्भर करती है। मापन में जो शुद्धता है ये किस पे डिपेंड करता है? उपकरण पर। जैसे मान लो बच्चों हम तराजू है ना, जो दंड तुला होता है, तराजू होता है, उस पे यदि हम मापते हैं तो जो बाट होता है 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, तो ये सब जो बाट है वो क्या है? वो ज्ञात राशि होता है, मतलब कि मापक उपकरण होता है ना, और वो पहले से मापा हुआ रहता है, ठीक है, मान्य होता है। तो उससे यदि नापा जाए तो हमें जो मापन की शुद्धता प्राप्त होती है, सही माप मिलता है। जैसे मापन करते समय हम प्रायः यह उपकरण का उपयोग करते हैं जो हमें वांछित मतलब उपयोगी शुद्धता प्रदान कर सके। उदाहरण के लिए किसी तार की लंबाई मापने हेतु मीटर स्केल उपयोग में ला सकते हैं बच्चों। हम किसी भी लंबाई का मापन हम मीटर स्केल के द्वारा करते हैं, किंतु उसकी मोटाई शुद्धता से मापने के लिए स्क्रू गेज जैसे विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये स्क्रू गेज बच्चों हमारे लैब में है, उपस्थित हैं। जब स्कूल खुलेगा तो आप लोग को दिखा दिया जाएगा, ठीक है। ये स्क्रू गेज का उपयोग किस लिए करते हैं? ये मोटाई नापने के लिए, ठीक है। किसी भी तार की मोटाई को शुद्ध यदि मापना है तो इसके लिए जो उपकरण आता है वो क्या है? स्क्रू गेज है। इसके द्वारा से हम सही माप सकते हैं, है ना। बाजार से महंगी वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा आदि क्रय करते समय उनके मापन की परिशुद्धता व सही माप का विशेष ध्यान रखना जरूरी है ना। जब हम खरीदारी करते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब हम खरीदारी करते हैं, है ना, महंगी वस्तुओं का क्रय करते हैं तो क्या करते हैं? सोना, चांदी ये सब बहुत महंगी वस्तु हैं, तो इनका जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मापन है वो सही माप हो रहा है या नहीं, उनकी यथार्थता परिशुद्धता को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और भी जो महंगी वस्तु हम बाज़ारों में लेने जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह वस्तु की सही मापन की जा रही है या नहीं की जा रही है। जो उपकरण है वो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, जो मापक उपकरण होता है वो सही है या नहीं है ना। और किसके द्वारा मापा जा रहा है उसे हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो माप है उसे भी, ठीक है, किस परिशुद्धता पूर्वक मापा जा रहा है या नहीं। और भी हम बाज़ारों में बच्चों कोई भी सामान लेने जाते हैं, है ना, तो हमें सामानों को अच्छी तरह से देख परख कर लेना चाहिए, है ना। कई किस्म के, जैसे मान लो हम एक छोटा सा चिमटी ही लेने जाते हैं, है ना, जो छोटी वस्तुओं को पकड़ के अलग किया जा सकता है। ऐसे जब हम चिमटी लेने जाते हैं तो वो चिमटी भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। कोई बहुत लूज होता है, कोई अच्छा होता है जो सामानों को अच्छे से पकड़ सकता है, ठीक है। तो हम उन्हें देख कर परख कर अच्छे से लेना चाहिए, और जो हम उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा पेमेंट करना चाहिए, पैसा देना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी सामान लेने जाते हैं हमें अच्छे से देख परख कर सामान लाना चाहिए। और जो हम महंगी वस्तु लेते हैं तो उसे जब मापा जाता है तो उसे भी हम उनकी परिशुद्धता को देखना चाहिए कि वो सही से मापा जा रहा है या नहीं मापा जा रहा है, उनके उपकरण जो मापने का है वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर हमने सीखा, तो इस चैप्टर को जब हम मापन चैप्टर को पढ़े बच्चों तो हम क्या क्या सीखे इसे हम देखेंगे, है ना। कम लंबाई मोटाई मापने के लिए अप्रत्यक्ष विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। जिसकी लंबाई कम होती है और मोटाई को मापने के लिए हम कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं? अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग करते हैं। देखे थे बच्चों, जैसे हम स्केल में, है ना, जो सिक्के की मोटाई को कैसे हम माप सकते हैं, तार की मोटाई को हम किस प्रकार से माप सकते हैं। हम जो तार की मोटाई है उसे हम स्क्रू गेज से तो नहीं मापे ना, है ना, हम अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा मापे। कैसे? हम जैसे कि जो तार की मोटाई है उनको स्केल के द्वारा प्राप्त कर लिए। कैसे प्राप्त किए? जब हम
स्केल पे उस तार के पहले सिरे और तार के दूसरे सिरे को पाठ्यांक को नोट करके फिर उसके बाद उसको माइनस कर देते हैं और माइनस करने के बाद जो उनकी लपेटों की कुल संख्या थी उसे हम हम लिए थे पाठ्यांक, उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर जितना आंसर आया था हम उससे उसकी मोटाई औसत मोटाई मानते हैं, है ना। तो ये अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे बच्चों, किसी भी वस्तु की सतह के फैलाव का माप उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है। छोटी वस्तुओं के क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मिलीमीटर में दर्शाना सुविधाजनक है। बड़ी सतहों जैसे खेत का क्षेत्रफल एयर अथवा हेक्टेयर जैसे मात्रकों में दर्शाया जाता है ना। ये मात्रक ही क्या होता है बच्चों, ये मात्रक ही उपकरण होता है ना, मापक उपकरण होता है मात्रक। नियमित आकृति के वस्तुओं की सतह के क्षेत्रफल की गणना उसकी लंबाई, चौड़ाई, अर्धव्यास इत्यादि मापकर तथा उचित सूत्र का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इसमें जो लंबाई, चौड़ाई, अर्धव्यास है बच्चों, इसे क्या करके सूत्र के द्वारा हम उपयोग कर सकते हैं, है ना, और ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र लगाकर इसको मापा जा सकता है। जैसे नियमित आकृति कि जो वस्तुओं की सतह होती हैं उनका क्षेत्रफल का गणना हम कर सकते हैं। नियमित आकृति का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर द्वारा किया जा सकता है। अनियमित, है ना, जैसे हम देखे थे बच्चों, जो पत्ते होते हैं वो अनियमित आकार के होते हैं, आकृति के होते हैं, तो उनका क्षेत्रफल को हम ग्राफ पेपर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार हम देखेंगे किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं, है ना। किसी भी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है ना। घनत्व का एसआई मात्रक आप लोग किलोग्राम प्रति घन मीटर है कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से ठोस पदार्थ दिए गए द्रवों में डूबेंगे और कौन से तैरेंगे। तो यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं बच्चों, तो कौन से पदार्थ पानी में, है ना, द्रव मतलब हम मान लो पानी ले लेते हैं, तो उनमें कौन से पदार्थ डूबेंगे और कौन से तैरेंगे। तो यहाँ पर बर्फ़ दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, कार्क दिया हुआ है। ठीक है, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन और पानी दिया हुआ है। तो द्रव में हम कोई सा भी द्रव ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं और भी कोई द्रव पदार्थ। तो इनमें से जो ठोस हैं वो पानी में डूबेंगे या नहीं डूबेंगे या तैरेंगे, उन्हें आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर और दो क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन आपका 4th कि तांबा, एल्यूमिनियम, लकड़ी, लोहा को उसके घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो जो ये तांबा, एल्यूमिनियम, लकड़ी, लोहा है, इनके घनत्व को हम किस रूप में लिखना है, हमें बढ़ते क्रम में। तो आप लोग इन्हें लिखकर बढ़ते क्रम में बताइएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पानी, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन को उनके घनत्व के घटते क्रम में लिखिए। इनका भी घनत्व लिखना है आप लोगों को, मगर किस रूप में, घटते क्रम में लिखना है ना, और इनका आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन और इन्हें 3 क्वेश्चन को आपको आंसर लिखकर मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम 6 सजीव जगत में संगठन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।